नमस्कार बच्चों। उपसर्ग। आज हम उपसर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। अपनी नोटबुक व पेन लेकर के आप इन्हें साथ के साथ अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। उपसर्ग, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? उपसर्ग को प्रीफिक्स। बिल्कुल सही, प्रीफिक्स। इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं हम। भाषा में ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से आगे विभाजन नहीं किया जा सकता, अर्थात उनका विभाजन कर देने पर, उनके टुकड़े कर देने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई होते हैं, जैसे पढ़, चल, घर आदि। किंतु किसी मूल शब्द के पहले या बाद में किसी शब्दांश जैसे प्रत्यय, अप, दार आदि के जुड़ने से नए अर्थों वाले शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। अर्थात किसी शब्द के आगे कुछ जोड़ करके नए शब्द बनाए जा सकते हैं। ऐसा सभी भाषाओं में होता है और हिंदी भाषा में भी होता है। इसे शब्दांश इसलिए कहा जाता है कि ये भाषा में स्वतंत्र शब्द की तरह काम में नहीं आते हैं और किसी शब्द का अंश बनकर ही अपनी भूमिका निभाते हैं। ये शब्दांश मूल शब्द के पहले या अंत में लगाए जाते हैं। किसी शब्द के पहले लगाकर भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं और उसके अंत में, उसके लास्ट में भी कुछ जोड़ करके नए शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द के पूर्व भाग में लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। अगर किसी शब्द के पहले हम कोई शब्द का टुकड़ा लगाते हैं तो उसको उपसर्ग, यानी क्या कहते हैं इंग्लिश में उपसर्ग को? प्रीफिक्स। हाँ, और जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं उपसर्ग की। सुधा अनुसार हिंदी के उपसर्गों को संस्कृत, हिंदी व विदेशी भाषाओं के वर्गों में विभाजित किया जा सकता है कि शब्द कहाँ से आए। इसके आधार पर इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग व विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। ये सभी वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वह या तो हिंदी से आए हैं, हिंदी के स्वयं के हैं, या संस्कृत से आए या विदेशी भाषाओं से आए हैं, जिन्हें क्रमशः तत्सम, तद्भव व विदेशी उपसर्ग भी कहा जाता है। तत्सम वे उपसर्ग है जो संस्कृत से आए हैं, तद्भव वो उपसर्ग है जो हिंदी से आए, हिंदी के स्वयं के हैं, और विदेशी उपसर्ग जो दुनिया की दूसरी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी उपसर्ग कहा जाता है। आइए तो सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्गों के बारे में बात करते हैं। इस वर्ग में केवल वे ही उपसर्ग शामिल किए जा रहे हैं जिनका प्रयोग हिंदी में बहुत प्रचलित है। पहले उपसर्ग दिए गए हैं, फिर उनका अर्थ दिया गया है और उसके आगे उनके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अति उपसर्ग है और किसी भी शब्द के आगे लगा करके हमें नए शब्द बनाने हैं। अति का अर्थ होता है अधिक व परे। जैसे वृष्टि के आगे अति जोड़ देंगे तो हो जाएगी अतिवृष्टि। अंत के आगे अति जोड़ते हैं तो होता है अत्यंत। सय के आगे अति जोड़ेंगे तो हो जाएगा अतिशय, और अधिक के आगे अति जोड़ेंगे तो हो जाएगा अत्यधिक। इसी तरह हमें नए शब्द बनाने हैं। अगला उपसर्ग है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या अधिक। तो अधि से नए शब्द बनाइए बच्चों अधि उपसर्ग के प्रयोग से। अधिनियम, अधीन, अध्यापक, अध्याय। बिल्कुल सही। अधिनियम, अधीन, अध्यापक,
अध्याय। इसी तरह अनु का अर्थ है पीछे या समान, तो इनके से बनने वाले नए शब्द बताइए कौन कौन से होते हैं। अनुकूल, अनुशासन, अनुरूप, अनुभव। इसी तरह आगे उपसर्ग है अप। अप का अर्थ बुरा या विपरीत लिया जाता है, अर्थात कोई शब्द के आगे जुड़ते हैं तो उसका अर्थ इस तरह से बदल देते हैं कि वो बुरा या विपरीत के अर्थ में लिया जाता है। तो अप शब्दांश या उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द हम किस प्रकार बना सकते हैं। अपकार, अपराध, अपमान, अपयश। बिल्कुल सही। इसी तरह नया उपसर्ग है अपि, जिसका अर्थ होता है भी। इससे नए शब्द कौन कौन से बनेंगे बच्चों। अपितु, अपिधान, अपिहित। बिल्कुल सही कहा आपने। अपि, भी, अपितु, अपिदान, अपिहित। आइए आगे देखते हैं। अभी। अभी का अर्थ होता है सामने या पास। इससे नए शब्द हम कौन कौन से बना सकते हैं। अभिलाषा, अभिवादन, अभिमान। बिल्कुल सही। और भी आप अनेक शब्द बना सकते हैं, दूसरे और शब्द भी हो सकते हैं। आगे उपसर्ग है अव। अव का अर्थ नीचा या बुरा के अर्थ में लिया जाता है। अव से बनने वाले कुछ शब्दों के बारे में बताइए कौन कौन से शब्द बना सकते हैं हम। अवनति, अवतार, अवकाश, अवरोध। इसी तरह आ जो उपसर्ग है उसका अर्थ तक या से लिया जाता है, तो इससे बनने वाले नए शब्द इस तरह हो सकते हैं आजन्म, आयात, आहार, आकार आदि। अब नया उपसर्ग है हमारे पास उप, जिसका अर्थ पास या छोटा। इस शब्द किसी शब्दांश के उपसर्ग की सहायता से नए शब्द किस प्रकार बनाएंगे आप। उपयोग, उपदेश, उपमान, उपवन। बिल्कुल सही। इसी तरह दुर उपसर्ग, जिसका अर्थ कठिन या बुरा होता है, उससे हमें शब्द बनाने हैं नए, तो वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं। दुर्जन, दुर्गुण, दुर्लभ, दुर्गम। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरह नि उपसर्ग, जिसका अर्थ बड़ा या निषेधात्मक लिया जाता है, इस नि उपसर्ग से भी कई शब्द बनाए जा सकते हैं। इस के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करके आप बताएं। निवास, निपुण, निपट, निवेश, निष्ठा। इसी तरह आगे का उपसर्ग है निर, जिसका बड़ा या निषेधात्मक अर्थ लिया जाता है। कुछ उदाहरण इसके प्रस्तुत करके इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसके उदाहरण प्रस्तुत करो बच्चों। निरपराध, निरादर, निर्णय, निर्माता। इसी तरह आगे उपसर्ग है निस, जो बड़ा या विशेष के अर्थ में लिया जाता है, तो निस से बनने वाले कुछ शब्द बनाइए। निश्चल, निश्चय, निश्चिंत, निश्चल। बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह के शब्द बनाए जा सकते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे उपसर्ग है परि। परि उपसर्ग जब किसी शब्द के आगे जुड़ करके नया शब्द बनाता है, तो उसका अर्थ चारों ओर या पास के रूप में लिया जाता है। परि से नए शब्द बनाइए बच्चों। परिक्रमा, परिश्रम, परिवार, परिजन। आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं इनकी सहायता से। आगे बढ़ते हैं। हमारा उपसर्ग है प्रय, जिसका अर्थ आगे, अधिक या विशिष्ट के रूप में लिया जाता है। इस प्रय से नए शब्द कौन कौन से बना सकते हैं हम। प्रमेय, प्रचुर, प्रसिद्ध, प्रचार, प्रदेश। बिल्कुल सही कहा आपने। यह बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी है बच्चों, कि जो अर्थ है ये उपसर्ग के नहीं है। ये जब किसी शब्द के आगे जुड़ करके नया शब्द बनाता है, तब
लगभग ऐसा अर्थ इनके द्वारा दिया जाता है। आगे देखिए हमारा उपसर्ग है प्रति। जब भी नया शब्द बनाता है प्रति उपसर्ग आगे लग करके तो उसका अर्थ विपरीत या प्रत्येक के रूप में लिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण बताएं आप। प्रतीक्षा, प्रतिध्वनि, प्रतिरूप, प्रतिदिन। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरह अन्य आगे उपसर्ग है वि, जिसका अर्थ विशेष, अभाव या भिन्न के रूप में लिया जाता है। तो इससे बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण बताइए आप। विदेश, विज्ञान, विहार, विजय, विनय। बिल्कुल सही कहा आपने। सम, हमारा अगला उपसर्ग है सम, जो पूर्ण, अच्छी तरह, साथ आदि का अर्थ प्रस्तुत करता है। इससे नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कुछ नए शब्द बना के बताएं आप। संगीत, संतोष, सम्मान, समाचार। इसी तरह एक उपसर्ग है सु, जिसका अर्थ अच्छा, सरल व विशेष से लिया जाता है। तो इसके हम जैसे पुत्र है, पुत्र के अच्छा पुत्र बनाने के लिए हम उसके आगे सु जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? सुपुत्र। मार्ग, रास्ता होता है। लेकिन अच्छे मार्ग के बारे में बताने के लिए, अच्छा मार्ग का शब्द बनाने के लिए उसके आगे सु जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? सुमार्ग। बिल्कुल सही। और चरित्र, अच्छे चरित्र को बताने के लिए हम सु की सहायता से कौन सा शब्द बना सकते हैं? सुचरित्र। आगत यानी आना। तो आगत के आगे अच्छे, कोई हमारे मेहमान आता है तो हम हमारे घर में जब आता है तो हमको देख करके बड़ा अच्छा लगता है, तो उसका आना हमारे लिए अच्छा होता है। तो उस शब्द को, उस बात को, उस भाव को, उस फीलिंग को बताने के लिए हम सु लगा करके क्या बना लेते हैं? स्वागत। स्वागत। सु प्लस आगत हो जाता है स्वागत। इस तरह हमने संस्कृत के उपसर्गों के बारे में बात की। ये उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शब्द मूल रूप से संस्कृत भाषा से हिंदी में स्वीकार किए गए हैं। इसके अलावा हिंदी में प्रयोग में लिए जाने वाले जो शब्द हैं उनके आगे हिंदी के उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हिंदी के उपसर्गों के बारे में बात करते हैं। संस्कृत से हिंदी तक की विकास यात्रा में हिंदी ने संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके, जिनको हम तद्भव भी कहा जाता है। तद्भव क्या होता है? तो हिंदी भाषा ने संस्कृत की, जो संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है, माँ मानी जाती है, तो वे शब्द जब हिंदी में आए तो उनमें कुछ परिवर्तन आ गया, कुछ चेंजिंग आ गई, इसलिए उनको तद्भव कहा जाता है। तद्भव, भव मानी जन्म लेना, यानी उससे जन्म लेने वाले। उपसर्गों का निर्माण किया है वे इस प्रकार हैं। पहले उपसर्ग दे रखा है, फिर अर्थ है, फिर उदाहरण है। तो आइए हिंदी के उपसर्गों में सबसे पहले हम बात करते हैं अ, जिसका अर्थ नहीं होता है। जैसे टल, टलना, ट के आगे अ लग जाएगा तो उसका विपरीत हो जाएगा अटल, जो टले नहीं। लगना, किसी चीज़ से चिपकना या पास में रहना, अ लग जाता है तो उसका होता है नहीं, अलग, जो साथ नहीं हो। चेतना होती है, अ लग गया तो जो जिसमें चेतना नहीं है। थाह, थाह के आगे अ लग गया तो अथाह, जिसकी थाह नहीं हो सकती। काज, कार्य, और अ लग गया तो उसका होगा अकाज, इन जो काम का नहीं है। तो इस तरह से उनके अर्थ बनते हैं, नए शब्द बनते हैं। अगला हिंदी का उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होता है बिना। तो आप इस अन की सहायता से नए शब्द बनाइए। अनपढ़, अनसुना, अनदेखा, अनमोल, अनहित। इसी तरह अध, अध का होता है आधा। अध मरा, जो आधा मरा हुआ है। अध जला, जो आधा जला हुआ है। अध खिला, जो आधा खिला हुआ है। इसी तरह नया उपसर्ग है उ, उ का अर्थ होता है ऊंचा। तो उ से शब्द बनाइए। उखड़ना, उजड़ना, उतावला, उतारना। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा उपसर्ग है उन,
उनका अर्थ होता है एक कम। किसी भी शब्द के आगे ये लग जाता है तो उसका अर्थ एक कम दे देता है। जैसे 20 में 1 कम 19, 30 में 1 कम 29, 50 में 1 कम 49, 80 में 1 कम 79। तो इसी तरह उन का अर्थ एक कम के अर्थ में लिया जाता है। अगला उपसर्ग है अव, जिसका अर्थ होता है बुरा या नीचे। तो अव से नए शब्द बनाइए बच्चों। ओगुण, ओसर, अवगुण नहीं है, अवगुण है। अवगुण, अवसर, अवघट, इस तरह से नए शब्द बने हैं। आगे हमारे पास उपसर्ग है क या कु। कहीं क का प्रयोग किया जाता है, कहीं कु का किया जाता है। दोनों का अर्थ लगभग सेम है, समान है, बुरा या कठिन। जैसे पुत्र हमने बात की थी, जब सु लगा था सुपुत्र, तो वैसे ही हिंदी में पूत, पुत्र का क्या हो गया पूत। इसलिए पुत्र तो तत्सम है और पूत तद्भव, दोनों का अर्थ या मीनिंग समान है। तो बुरे पुत्र के लिए जो शब्द काम में लिया जाता है वो क्या होता है बच्चों? कपूत। बुरी आदत के लिए कुटेव। और बुरे ढंग के लिए कुढंग। और बुरी ठोर के लिए कुठोर। तो इस तरह से जो इनका क और को लग करके बुरा या कठिन का अर्थ देता है। उसी तरह स या सु, जिसका अर्थ अच्छा होता है। तो अभी हमने पूत ऊपर देखा कि क लगने पर कपूत बनता है, जिसका बुरा पुत्र होता है। उसी तरह हिंदी में अगर उस कपूत को अच्छा पुत्र को अच्छा माना जाए तो उसके लिए नया शब्द क्या बनेगा? सपूत। और गढ़ का सुघड़। डोल का सुडोल। जान का सुजान। इस तरह से नए शब्द बनते हैं बच्चों। बिन उपसर्ग, जिसका अर्थ अभाव या निषेध के अर्थ में लिया जाता है, उससे नए शब्द बनाइए। बिन खाया, बिन जानी, बिन मानी। इसी तरह भर, जिसका अर्थ है पूरा या भरा हुआ, उससे नए शब्द बना कौन कौन से बनते हैं बच्चों? भर पेट, भरपूर, भरकम। अगला उपसर्ग है चौ। चौ का अर्थ चार होता है, चार। तो चौ से नए शब्द जैसे कौन कौन से बन सकते हैं? चौगुना, चौराहा, यानी 4 गुना। और चौराहा मतलब 4 राह वाला स्थान। उसी तरह नए शब्द बनाओ। और चौपाया, 4 पाँव वाला। चौखट। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी तरह आगे बढ़ते ती का अर्थ होता है 3। जैसे नए शब्द बनाइए इससे। तिराहा, 3 राहों का समूह है। तिराहा। और आगे दूसरे शब्द बनाइए नए। तिरंगा, 3 रंगों वाला। तिमाही, 3 माह में होने वाली घटना। तिकोना, 3 कोनों वाला। इसी तरह से पर, जिसका अर्थ होता है दूसरा, इस पर उससे शब्द बनाइए। परहित, परहित अर्थात दूसरे का हित। परसुख, दूसरे का सुख। परदादा, दूसरा दादा। परपोता। दूसरा पोता। इस तरह से पर की सहायता से नए शब्द बनाए जाते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृत व हिंदी के उपसर्गों के बारे में चर्चा करने के बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो उपसर्गों का तीसरा प्रकार है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। ये विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हिंदी में क्यों लिए गए हैं, इसके पीछे का कारण है कि भारत का कुछ विशेष भाषाओं से लंबा संपर्क रहा है, जैसे अरबी, फारसी, उर्दू आदि, जिनके कारण उन भाषाओं के शब्द हिंदी में अपना लिए गए हैं, स्वीकार कर लिए गए हैं। उनके उपसर्ग स्वीकार कर लिए गए हैं, शब्द स्वीकार कर लिए, इसलिए हिंदी भाषा में उनकी चर्चा की जाती है। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। हिंदी का अरबी, फारसी भाषाओं से लंबा संपर्क रहा और इस लंबे संपर्क रहने के कारण हिंदी में न केवल इन भाषाओं के शब्द आ गए, बल्कि उनके कुछ उपसर्ग भी आ गए हैं, जो अरबी, फारसी के शब्दों के अतिरिक्त हिंदी के अपने मौलिक शब्दों के साथ भी लगकर उनका अर्थ परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए उनके बारे में हम बात
करते हैं। जैसे विदेशी भाषाओं के उपसर्गों के अंदर पहला उपसर्ग है अल, जिसका अर्थ होता है निश्चित। अलविदा यानी निश्चित रूप से जिसकी विदाई हो। अलबेला, अलमस्त, ऐसे नए शब्द बनते हैं। एन, जिसका अर्थ ठीक के अर्थ में लिया जाता है, तो एन से नए शब्द बनाइए बच्चों। एन वक्त, अर्थात ठीक समय, एन मौका, अर्थात सही मौके पर, ठीक मौके पर। एन आदमी, जैसे कहते हैं ठीक आदमी, अच्छा आदमी, तो उसको एन आदमी भी कहा जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा उपसर्ग है कम, जिसका अर्थ न्यून या हीन के अर्थ में लिया जाता है। तो कम से नए शब्द बनाइए बच्चों। कमजोर, कम भक्त, कम उम्र, कम अक्ल, कम अक्ल। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। खुश, खुश का अर्थ होता है अच्छा। इससे हम जैसे किस्मत, तो अच्छी किस्मत के लिए कह सकते हैं खुश किस्मत। अच्छी गंध या खुशबू के लिए हम कह सकते हैं खुशबू। अच्छी खबर के लिए हम खुश लगा करके खुश खबरें बना सकते हैं। इसी तरह गैर, गैर का अर्थ होता है रहित या भिन्न। तो इससे नए शब्द बनाइए बच्चों। गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर हाजिर, यानी जो सरकारी नहीं हो उसको कहेंगे गैर सरकारी, जो कानूनी नहीं हो गैर कानूनी, जो हाजिर नहीं हो उसको गैर हाजिर। तो इसी तरह से जो विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में आ रहे हैं। आगे उपसर्ग है बद, जिसका अर्थ बुरा या पर के अर्थ में लिया जाता है। जिसमें तमीज नहीं हो, जिसमें बुरी तमीज हो, उसके लिए हम क्या कहेंगे? बदतमीज। हाँ, तो और ऐसे कौन से शब्द बन सकते हैं? बदकिस्मत, अच्छा, आगे? बदनसीब, जिसका बुरा नसीब हो उसको क्या कहेंगे? बदनसीब। बदनसीब। अब अगला उपसर्ग है बा, जिसका अर्थ होता है साथ। जैसे कायदा, जो कायदे के साथ बात करता है उसको क्या कहेंगे हम? बाकायदा। और जो इज्जत के साथ व्यवहार किया जाता है, अच्छा व्यवहार किया जाता है, उसको कहते हैं बाइज्जत। और अच्छा ढंग होता है किसी व्यक्ति का, है ना, रेस्पेक्ट करता है, उसको बोलते हैं बाअदब। अगला उपसर्ग है बिल, जिसका अर्थ से और साथ के अर्थ में लिया जाता है। तो बिल से नए शब्द बनाइए बच्चों। बिल्कुल, बिल मुक्ता, बिल इरादा, बिल इरादा। इस तरह से नए शब्द हमने बनाए। आगे उपसर्ग है बे, जिसका अर्थ अभाव या रहित के अर्थ में लिया जाता है। तो बे से नए शब्द बनाइए। बेचारा, बेईमान, बेसहारा, बेसमझ। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा उपसर्ग है ला, जिसका अर्थ होता है बिना। तो ला, जिसका इलाज नहीं हो उसको हम क्या कहेंगे? लाई इलाज। जिसका पता नहीं हो, लापता, और जिसका जवाब नहीं हो, लाजवाब, और जिसका वारिस नहीं हो। लावारिस। बिल्कुल सही कहा। इस तरह ला लगा करके हम नए शब्द बना सकते हैं। अगला उपसर्ग है दर, जिसका अर्थ होता है मैं। तो कहते हैं ना असल में, तो उसके लिए हम दर लगा कर बनाएंगे दरअसल, दरकार, दरबार, दरमियान। इसी तरह हम ना उपसर्ग लगा करके, जिसका अर्थ होता है बिना, कौन कौन से नए शब्द बना सकते हैं? कुछ शब्दों के नाम बताइए। नापसंद, नाचीज, नादान, नाकाम, नामुराद। बिल्कुल सही कहा आपने। सर उपसर्ग लगा कर नए शब्द बनाने हैं आपको। सर का अच्छा अर्थ होता है अच्छा। नए शब्द बनाइए। सरकार, सरनाम, सरपंच, सरदार। इसी तरह नया उपसर्ग है आगे हम का अर्थ होता है समान। जो एक ही देश के रहने वाले हो, एक ही वतन के रहने वाले, उनको क्या कहेंगे? हम वतन। और जिनका दर्द एक समान हो उनको हम दर्द। और जिनकी रास्ते या राह एक समान हो उनको हम राह। तो इस तरह हम का से हम नए शब्द बना सकते हैं। आगे उपसर्ग है हर, जिसका अर्थ होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक वक्त के लिए क्या कहेंगे हम? हर वक्त। और प्रत्येक रोज के लिए हर रोज। और प्रत्येक तरफ के लिए हर तरफ। और प्रत्येक घड़ी के लिए हर घड़ी। हर घड़ी। इस तरह से हम बात करते हैं और उपसर्गों की और नए शब्द बनाते हैं। अब
आगे आपको कितना समझ में आए, ये पूरे उपसर्ग अपनी नोटबुक अर्थात अभ्यास पुस्तिका में लिख लेने हैं आपको, और लिखने के बाद उनको अच्छी तरह से पढ़ करके याद कर करके आगे जो जांच पत्रक दिया जा रहा है उसको आपको करना है। उसमें आपका नाम और कक्षा लिख करके आगे इसको हल करना है। नीचे लिखा हुआ है कि नीचे लिखे गए उपसर्गों से नए शब्द बनाइए। जैसे वी है तो वी से बनने वाले 1 2 3 शब्द बनाने हैं आपको इस पत्रक में। प्र, नी, आ, आधि, अधि, अ, अन, भर, बे, हम आदि उपसर्गों की सहायता से आपको नए शब्द बनाने हैं। तो इस तरह से आज हमने बात की उपसर्ग की, जिनकी सहायता से हिंदी भाषा में नए शब्द बनाए जा सकते हैं। यह उपसर्ग जैसे हिंदी भाषा में काम लिया जाता है वैसे अंग्रेजी में भी प्रीफिक्स होते हैं जिनसे नए शब्द बनाए जाते हैं। हमें आशा है कि आपको हमारा ये आज का अध्ययन शिक्षण समझ में आया होगा। इसी आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ हम आज का अध्याय समाप्त करते हैं। धन्यवाद।